A very good morning to all my dear friends. मैं हूं प्रशांत माबानी. आई होप यू आर डूइंग गुड. वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन. एपिक्टेटस के एक कोट से दिन की शुरुआत करते हैं. इट इज इम्पॉसिबल टू बिगिन टू लर्न दैट विच वन थिंग्स वन ऑलरेडी नोज. अगर हम ये समझ कर चलते हैं कि हम तो बहुत ही नॉलेजेबल हैं, हमें तो सारी चीज़ें पता है, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा होगा कि आप नई कोई चीज़ जो है वो सीख नहीं पाएंगे, और जो भी चीज़ें आपने सीखी है वो भी धीरे धीरे करके आपके काम नहीं आएगी, क्योंकि आपने नई चीज़ों को सीखना जो है वो बंद कर दिया है. और ये बंद इसलिए हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ये मान लिया है कि हम सारी चीज़ें जानने लगे हैं. यहाँ पर एक बेस्ट एग्जाम्पल जो मुझे याद आ रहा है, दैट इज़ ऑफ हमारे सबके प्यारे भगत सिंह साहब. राइट, भगत सिंह जी जो हैं, उनका जो लास्ट डे था, लास्ट मोमेंट तक वो क्या कर रहे थे? वो किताब पढ़ रहे थे. ही वॉज रीडिंग. अब वो ऐसा नहीं था कि उनको डर लग रहा था इसलिए वो किताब पढ़ रहे थे, या फिर टाइम पास करने के लिए किताब पढ़ रहे थे. नहीं, पूरे कॉन्सेंट्रेशन से. और यहाँ पर कोई ऐसी फिक्शनल बात नहीं है, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं ये, कि उनको पता था कि अब उनका अंत जो है वो, उनके जीवन का अंत जो है वो आ चुका है. उन्होंने एक किताब मंगवाई थी और वो किताब जो है वो पढ़ रहे थे लास्ट मोमेंट तक. और उनको लेने के लिए जेलर्स आ गए, टीम आ गई कि भाई चलो अब आपका वक्त हो चुका है. तो उन्होंने कहा कि मुझे बस थोड़ा वक्त दीजिए, 2 पन्ने पढ़ लूँ, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप कहेंगे वहाँ पर मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ. ये जो चीज़ है ना दोस्तों, ये एटीट्यूड, ये एक अच्छी आदत जो है वो ऐसा नहीं है कि अचानक डेवलप हो जाएगी. ये एक बहुत पुरानी आदत होगी भगत सिंह साहब की. राइट, बहुत पुरानी, कि जब भी वक्त मिले, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले, अपने आप एक अपने अंदर एक वैक्यूम क्रिएट करो, एक खालीपना जो है वो क्रिएट करो, ताकि नई चीज़ें जो हैं वो आपके जीवन में आ सके. So this is the thing that we can learn. This is a quality that we can learn from भगत सिंह साहब. और यहाँ पर एपिक्टेटस जो है वो यही बात कर रहे हैं. इसका एक दूसरा छोटा सा एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर आपके पास लेट्स से एक पानी का ग्लास है, अगर आप ये पानी का ग्लास हमेशा पूरा भरा हुआ रखेंगे तो आप इसमें नया कोई फ्रेश वाटर जो है वो ऐड नहीं कर पाएंगे. अगर आपको नया पानी ऐड करना है तो ये ग्लास जो है उसको आपको खाली रखना पड़ेगा. Isn't it? 16 सितंबर 2023 है आज, दिन है सैटरडे. वेलकम टू एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस. बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स आज हमारे टेबल पर हैं. ये वाला आर्टिकल जो है, इन डाइवर्स इंडिया नेम चेंज डिमांड्स कंसेंसस, इसका नाम है. पीडीटी आचार्य साहब ने लिखा है. बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. आज का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये वाला है. इसी के साथ एक दूसरा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये, दिस इज अबाउट जीएम क्रॉप. ये विश्वकर्मा स्कीम के साथ जुड़ा हुआ आर्टिकल है और ये हमारी पार्लियामेंट के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है. आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट बात, खास करके नए स्टूडेंट्स के लिए. अगर आपने अभी अभी इस सीरीज को देखना स्टार्ट किया है, अगर आपने अभी अभी क्यूरियसली एजुकेशन को फॉलो करना स्टार्ट किया है, तो लेट मी टेल यू, ये जो वीडियो सीरीज है ये आपके करंट अफेयर्स का डेली डोज है. और करंट अफेयर्स में अगर आपको महारत हासिल करनी है, अगर आपको करंट अफेयर्स को और अच्छी तरीके से समझना है, तो इसकी एक ही शॉर्टकट है, एंड दैट इज कंसिस्टेंसी. एवरी सिंगल डे आपको करंट अफेयर्स के वीडियोस देखने हैं, एवरी सिंगल डे आपको न्यूज़पेपर पढ़ने हैं. राइट, ये चीज़ जब तक आप नहीं करेंगे, रेगुलर नहीं होंगे इसमें, तब तक करंट अफेयर्स जो है उसमें स्ट्रॉन्ग ग्रिप अचीव करना इम्पॉसिबल है. कंसिस्टेंसी ब्रीड्स मास्टरी, याद रखिएगा. इसी के साथ अगर आप नए स्टूडेंट हैं, डोंट वरी. राइट, ये जो वीडियो हैं, ये वीडियो सभी के लिए है, चाहे आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट लेवल पर हो, या फिर एक्सपर्ट हो. राइट, इट विल हेल्प ऑल ऑफ यू गाइस. तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं. इन डाइवर्स इंडिया नेम चेंज डिमांड्स कंसेंसस. The change of name of a country cannot be and should not be done as the agenda of a political party. जैसे मैंने बताया कि ये आर्टिकल जो है ये पीडीटी आचार्य साहब ने लिखा है. आचार्य साहब जो हैं इज ए फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के. तो मैंने तो इनके बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं और मैं आपको ये बता सकता हूँ, सेफली कह सकता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगर कोई एक्सपर्ट मैंने देखे हैं, कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, उनमें से एक जो है दैट इज़ पीडी आचार्य साहब. उनके द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स आपको किसी भी न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिले, मेक श्योर उस पर्टिकुलर आर्टिकल को आप कम से कम 3 बार ज़रूर पढ़िएगा.
राइट, कम से कम 3 बार। वैसे आज की हमारी डिस्कशन के बाद आप इस आर्टिकल को एक बार पढ़ेंगे तो भी आपको सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े, राइट, तो इसका रिलेशन टाइम के साथ नहीं है कि आपको 10 मिनट देनी है, 5 मिनट देनी है। दिस इज़ लाइक अ लव लेटर। लव लेटर जब भी मिलता है तो कोई ऐसा नहीं सोचता है कि इसको 2 मिनट में पढ़ लूँगा। लव लेटर तो बार बार पढ़े जाते हैं, अब तो वो लव लेटर का ज़माना नहीं रहा है। लेकिन आप समझ गए होंगे कि जो पढ़ाई हमें करनी है, खास करके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं, उनको आपको लव लेटर की तरह पढ़ना है, राइट। राष्ट्रपति भवन न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि G20 में, और खास करके राष्ट्रपति भवन भी, चलो उतना नहीं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ हाईलाइट हुई दैट इज़ दिस वन, राइट, कि इंडिया है हमारे देश का नाम या फिर भारत, क्या प्रॉपर टर्म है, इंडिया या फिर भारत। फिर इससे पहले की जो हमारी डिस्कशंस हुई थी उसमें हमने ये बात की थी कि पहले मीन्स क्या डिस्कशंस हुई। मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था स्टडी ग्लोस पर, हमने उस वीडियो को लॉन्च भी किया था, और उसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, उसमें क्या क्या चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुई थी, राइट, वो सारी चीज़ों के बारे में हमने बातचीत की थी। फिर जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है तो पूरा अंग्रेज़ी में कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसमें नाम है इंडिया, दैट इज़ भारत। और जो हमारा हिंदी वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदी में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें है भारत अर्थात इंडिया, राइट। तो हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन में भारत शब्द का इस्तेमाल हुआ है। जो हमारा सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया, यानी कि इंग्लिश वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें इंडिया दैट इज़ भारत ये शब्द हमें पढ़ने को मिल रहे हैं। आर्टिकल 1 की बात है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये चीज़ समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, राइट। तो ये चीज़ अब हमने समझ ली। नाउ G20 के दौरान, G20 की समिट जो होने वाली थी, तो उसमें हमारे प्रेसिडेंट ने जो लेटर्स सेंड किए इनविटेशन के लिए, तो उसमें लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। और उसके बाद ये कंट्रोवर्सी जो है इसकी शुरुआत हुई, और ये भी बताया जाता है कि क्योंकि जो ओपोजिशन है उन्होंने ये एक नया ग्रुप बनाया है INDIA इंडिया, तो अब ये बात आ रही है मीडिया में कि बीजेपी जो है वो इंडिया शब्द का इतना ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, या फिर नेक्स्ट इलेक्शन में जो जनरल इलेक्शन है उसमें इंडिया 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 होकर फिर लोग जो है वो अपोजिशन पार्टीज जो हैं, कांग्रेस और दूसरी पार्टीज, तो उनको वोट ना दे दे, तो इसके लिए वो भारत शब्द जो है उनको ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार की पॉलिटिकल एंग्जाइटी हो चुकी है, पॉलिटिकल लेवल पर ये डिस्कशन जो है वो अभी चल रही है, और ये प्योर पॉलिटिक्स हमें इसमें नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट ने ये ऑल ऑफ द सडन ये भारत शब्द इस्तेमाल करने की जो शुरुआत की, और ग्लोबल एरिना में, वैसे आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के जो प्लेन होते हैं तो उसमें भी आपको भारत इंडिया दोनों चीज़ें लिखी हुई होती हैं, राइट। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ द ये भारत शब्द कहाँ से आया, हमने कभी नहीं सुना था, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ऑफिशियली अभी तक जितने भी इन्विटेशंस आप देखेंगे प्रेसिडेंट के द्वारा जो इन्विटेशन दिए जाते हैं, और ख़ास करके ग्लोबल लेवल पर, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, तो हम इंडिया शब्द का इस्तेमाल ही करते आए हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भारत शब्द जो हैं वो इंटरचेंजेबल है, कि आप इंडिया शब्द यूज़ करें, भारत शब्द यूज़ करें, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये दोनों चीज़ें अलाउ करता है, राइट। कुछ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं, वो भी ये बता रहे हैं कि भाई ये इंडिया शब्द हट जाना चाहिए और इसकी जगह पर हमें सिर्फ भारत शब्द का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। अब ये बदलाव करने की ताकत किस में है? ऑफ कोर्स पार्लियामेंट के पास ये पावर है, और ये पावर मैंने आपने नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दिया है। आर्टिकल 368 जो है ये पावर देता है हमारी पार्लियामेंट को कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो हमारे देश का नाम जो है उसको चेंज कर सकता है। लेकिन क्या ये नाम पावर के आधार पर चेंज होना चाहिए? द आंसर इज नो। ये नाम अगर हम चेंज कर रहे हैं, चाहे कोई भी नाम रखे, लेट्स से हिंदुस्तान रखे, भारत रखे, इंडिया रखे, भारतवर्ष रखे, भारत भूमि रखे, जो भी शब्द हम यूज़ करें, जो भी फाइनल नाम हम तय करें, इट शुड बी बेस्ड ऑन कंसेंसस। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ महात्मा गांधी। देखिए, एक जगह पर हम भगत सिंह से चीज़ें सीख रहे हैं, दूसरी जगह पर हम महात्मा गांधी से चीज़ें सीख रहे हैं। पता नहीं कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये डिवीज़न क्रिएट किया। महात्मा गांधी जी भी भारत को उतना ही प्यार करते थे, इंडिया को उतना ही प्यार करते थे जितना भगत सिंह साहब करते थे, राइट। तो दोनों ने, अब दोनों इंसान थे, दोनों से मिस्टेक्स हो सकती है, और मेरे से तो हज़ारों मिस्टेक होती है, तो मैं तो दूसरे लोगों की मिस्टेक के बारे में क्यों बात करूं, राइट। ये मैं पर्सनली भी बता रहा हूं, और एक प्रश्न भी है कि ऐसा ही एटीट्यूड होना चाहिए ना। इट रिमाइंड्स मी ऑफ वन मोर स्टोरी।
पहले ये चलो गांधी जी की बात कर लेता है, वरना फिर स्टोरी के अंदर स्टोरी इंसेप्शन जैसी सिचुएशन हो जाएगी। गांधी जी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो दांडी मार्च हुई तो उसमें गांधी जी ने सॉल्ट को क्यों चुना? क्या नमक जो है, मीन्स नमक क्या हिंदू यूज़ करते हैं, मुसलमान यूज़ नहीं करते? क्या पैसे वाले लोग ही ये जो सॉल्ट है उसका इस्तेमाल करते हैं, गरीब लोग नहीं करते? यू नो व्हाट आई मीन, कि चाहे आप गुजराती हो, बंगाली हो, सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको कनेक्ट करती थी उस समय पर। तो गांधी जी ने बहुत ही सोच समझकर सॉल्ट जो है उसको चुना ताकि पूरे देश को एक साथ इकट्ठा किया जा सके। इन द सेम वे अगर हमें भारत इंडिया जो भी फाइनलाइज करना है या फिर दोनों को यूज़ करते रहना है तो ये कंसेंसस से होना चाहिए पूरे देश को। फिर अगर कोई एक राज्य के लोग, तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई भारत नहीं इंडिया का इस्तेमाल कीजिए, तो फिर उनकी बात भी हमें सुननी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि भाई हम मेजोरिटी में हैं, यानी कि बाकी के राज्य जो हैं वो चाहते हैं कि भारत हो और फिर तमिलनाडु या फिर केरला कहे कि नहीं ये इंडिया भी होना चाहिए, तो हमें उनकी बात भी, वो भी हमारे देश के लोग हैं, वो भी हमारे देश का पार्ट है। यूनियन ऑफ इंडिया जो कहते हैं, राइट, यूनियन ऑफ स्टेट्स अगर आप इसको कहें, तो ये सारे राज्य जो हैं वो हमारे देश के पार्ट है। तो कंसेंसस से चीज़ें चेंज हो तो अच्छी बात है। पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें चेंज हो रही है तो ये बुरी बात है। बुरी बात इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स जो है उसका बहुत ज़्यादा डाउनग्रेडेशन जो है वो कहीं ना कहीं नज़र आएगा। मैं कहानी की बात कर रहा था ना, अब ये बात निकली है तो मैं बात बता ही देता हूँ। आई थिंक जीसस के साथ जुड़ी हुई ये कहानी थी। आई थिंक, मुझे अभी पक्का याद नहीं, लेकिन कहानी कुछ ऐसी थी कि किसी ने कोई चोरी की थी या फिर कोई पाप किया था और लोग जो हैं वो उसको पत्थर मार रहे थे। मीन्स ऐसी एक प्रथा हुआ करती थी एक समय पर। तो वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए और पत्थर मारने के लिए अभी शुरुआत ही करने वाले थे, तब जाकर किसी, आई थिंक जीसस ने ये कहा था या फिर किसी और ने कहा होगा, लेकिन ऐसा कहा कि जिसने अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार का पाप ना किया हो वही पत्थर मारे। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने वहाँ पर उस एक्यूज्ड पर या फिर जो भी वो कल्प्रेट था उस पर पत्थर मारा। तो कहने का मतलब यह है कि हमने भी हमारे जीवन में बहुत सारे जाने अनजाने में बहुत सारी ऐसी गलतियां की हैं, बहुत सारे ऐसे पाप किए हैं, राइट। सो वी हैव टू मीन्स, तो उस हिसाब से हमें रहना चाहिए कि फिर महात्मा गांधी जी और भगत सिंह के या फिर दूसरे लोगों के अंदर, नेहरू जी आ गए इसमें, राइट, चाहे कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, उन्होंने जो भी काम किया हो, चीज़ें आपको पसंद नहीं है तो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से आप उनका विरोध कीजिए। खास करके यंगस्टर्स की बात है, फिर ऐसे ही गाली देना, ये सारी चीज़ें जो हैं दैट इज़ नॉट राइट। और मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ऐसा नहीं है, आई नो, लेकिन बहुत सारी जगहों पर आपने ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो देखी होगी। तो ये चीज़ें जब भी आप देखें ना तो ऐसा मत समझिएगा कि कुछ गलती है महात्मा गांधी या फिर भगत सिंह या फिर नेहरू जी या फिर जो भी कोई अलग पॉलिटिकल लीडर हो चुके, राइट, उनके अंदर गलती है, ऐसा नहीं है। चाहे वो सुभाष चंद्र जी हो, कोई भी क्यों ना हो, उनके अंदर गलतियां नहीं हैं। गलतियां हमारी सोच में आ चुकी है कि जिन लोगों ने 1% या फिर 0.% भी कंट्रीब्यूशन अगर किया है हमारे देश की आज़ादी को, मीन्स आज़ादी दिलाने में या फिर अंग्रेज़ के खिलाफ फाइट करने में, तो उनको आज बैठकर हम गाली दे रहे हैं, राइट, और आज हम इनके बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शर्म हमें आनी चाहिए। और आज हमारे देश में कितनी सारी बुरी चीज़ें चल रही हैं, राइट, और किस देश में ऐसा नहीं चल रहा है। अब देखिए, सबसे बेसिक चीज़ है, हमारे देश में बहुत पॉल्यूशन हो चुका है, हमारे देश में आज भी इनइक्वालिटी है, हमारे देश में आज भी महिलाओं को सारी जगहों पर नहीं लेकिन कुछ जगहों पर डर लग रहा है, जाने में डर लगता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, राइट, रेप्स हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो हम क्या कर रहे हैं? अगर हम बैठे बैठे किसी और को ऐसा ब्लेम कर सकते हैं तो हमें आज के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, तब पता चलेगा कि कितना इजी है, कितना डिफिकल्ट है ये, इज़न्ट इट? सो दिस इज द थिंग, राइट। नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। मीन्स वी वेर इन द टॉपिक, लेकिन थोड़ी और गहराई में कुछ दूसरे एंगल से चीज़ों को हम समझ रहे थे। नाउ तो ये जो प्रेसिडेंट ऑफ भारत नाम का ये जो इनविटेशन गया, उसके बाद ये कंट्रोवर्सी जो है वो स्टार्ट हुई। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, आर्टिकल 52 टू बी प्रिसाइज, एंड रिमेंबर ये आर्टिकल लिखने वाले जो है ना, पीडीटी आचार्य साहब, ये एक्सपर्ट हैं, तो उनके एंगल से
ये चीज़ देखने की कोशिश जो है मीन्स हमें करनी चाहिए, ये हमें एक अलग व्यू देगा। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्पेसिफिकली कहता है, वो शब्द का इस्तेमाल होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये चीज़ आर्टिकल 52 में क्लियरली दी गई है। तो अगर हम प्रेसिडेंट ऑफ भारत यूज करना चाहते हैं तो फिर हमें आर्टिकल 52 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, या वहां पर आपको स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा कि भारत के राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट ऑफ भारत का मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होता है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। तब जाकर आप इंटरनेशनल लेवल पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शब्द का इस्तेमाल जो है वो कर पाएंगे एज पर पीडीटी आचार्य। आर्टिकल 1 जो है वो कहता है इंडिया दैट इज भारत, जिसके बारे में हमने बात कही। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंटरचेंजेबल है, क्योंकि हिंदी वर्जन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें भारत शब्द का जो इस्तेमाल किया है, लेकिन ऑफिशियली हम इंडिया ही यूज कर रहे हैं, ऑफिशियली, राइट। और हिंदी वर्जन जो है वो भी हम ऑफिशियली यूज नहीं कर रहे हैं, हम जनरली इंग्लिश वर्जन जो है उसको ही ऑफिशियली यूज कर रहे हैं। तो भारत जो है, भारत इज नॉट एन इंडिपेंडेंट वर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, कोई अलग से शब्द जो है भारत मेंशन नहीं हुआ है। भारत जो है इंडिया दैट इज भारत शब्द का इस्तेमाल हुआ। ये बहुत ही टेक्निकल चीजों पर वो बात कर रहे हैं। ट्रांसलेशन में ही, हिंदी ट्रांसलेशन में ही भारत शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और आर्टिकल 394A सब आर्टिकल 2 जो है ये कंफर्म करता है कि भारत शब्द जो है दैट इज ए ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड इंडिया, कि जो इंडिया शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका ट्रांसलेशन अगर कोई है शब्द जो है दैट इज भारत। तो इंडिया रिमेन्स ऑथेंटिक नेम अंटिल लीगली चेंज्ड। देखिए, विरोध नहीं है भारत का, लेकिन टेक्निकली अगर आप चीजों को देखेंगे तो भारत, इंडिया जो है वो मेन शब्द है, उसके ट्रांसलेशन के तौर पर भारत शब्द का इस्तेमाल होता है। तो अगर हम ये चीज में बदलाव करना चाहते हैं तो हमें थोड़ा और ज्यादा स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन में होना पड़ेगा। यूजिंग भारत विथ इंडिया कॉजेस कंफ्यूजन। ऑफिशियल नेम इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यूज्ड इन इंटरनेशनल कम्युनिकेशन एंड ट्रीटीज। सारी जगहों पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया शब्द जो है वो लिखा हुआ है। सो ये हो गई बेसिक चीजों की बात है। अब आर्टिकल 1 जो है वो कहता है इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत एडेड ड्यूरिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। अंबेडकर साहब जो हैं, जो मैंने बताया ना कि मैंने एक वीडियो बनाया था अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई थी इस चीज़ को लेकर, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्या कैसे अलग अलग जो हमारे उस समय के जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो उन्होंने भारत शब्द को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया और कहा कि भाई हमें भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, ये फॉर दिस रीज़न दैट रीज़न एक्सेट्रा। बहुत सारे अच्छी डिस्कशन हुई, वो हमने डिस्कस भी की थी। लेकिन फाइनली अम्बेडकर साहब जो है उन्होंने कहा कि चलो भारत शब्द को भी हमें यूज़ करना है, तो उन्होंने फिर ये एक रास्ता निकाला, इंडिया दैट इज़ भारत जो है ये टर्म जो है वो हमने सिलेक्ट की। तो ये इंटरचेंजेबिलिटी के लिए नहीं थी। और हमारे देश का नाम जो है, जैसे हमने बताया कि अगर चेंज करना है हमें तो फिर कंसेंसस से ही होना चाहिए। एक इमोशनल कनेक्शन जो है लोगों का इसके साथ है। और सारी चीज़ों को अगर हम ये कह दें कि कॉलोनियल सिंबल हैं, राइट, तो वैसे देखा जाए दोस्तों तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कॉलोनियल सिंबल हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो कोर्ट की सिस्टम है, आज भी कोर्ट्स में जो पुराने समय पर जो वेकेशंस हुआ करते थे, तो ये वेकेशन वाली सिस्टम, हमारी पार्लियामेंट की बिल्डिंग अभी तक जो हम यूज़ कर रहे थे, इसी के साथ जो कल्चर है वर्क कल्चर ब्यूरोक्रेसी का, राइट, आज भी जो ऑफिसर्स हैं वो कैसे, कहा तो वैसे जाता है कि वो सरकारी नौकर हैं, लेकिन उनका रवैया जो है, एटीट्यूड जो है वो बादशाह जैसा होता है हमारे साथ, राइट, खास करके साधारण लोगों के साथ। आपको ऐसे ही थोड़ी एसपी या फिर कमिश्नर मिल जाएंगे, भले ही कमिश्नर हमारे लिए वहाँ पर बिठाए गए हों, लेकिन उनको कहीं ना कहीं वो एक जो है ना कि वो एक पावर जो है, सत्ता और उसका जो पावर है, तो उसका नशा जो है वो क्लियरली हमें दिखाई देता है। बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में वो चीज़ जो है वो दिखाई देती है हमें। तो ये भी कॉलोनियल हैंगओवर का ही पार्ट है। इसी के साथ एक और यहाँ पर एग्जांपल देकर फिर इसको हम फुल स्टॉप कर देंगे, एंड दैट इज इंडियन रेलवेज, राइट। ये भी कॉलोनियल नहीं, मीन्स ये कॉलोनियल सरकार नहीं बनाई थी, तो इनको भी खत्म करके फिर अलग से भारत की अलग रेल बना देते हैं, राइट। तो देखिए, मीन्स इस प्रकार से। और अब कॉलोनियल जो पावर था, जो भी ब्रिटिश राज और दूसरी कॉलोनीज मीन्स हमारे यहाँ पर जो स्थापित हुई थी,
वो हमारे हिस्ट्री का पार्ट बन चुकी है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। वो हमारा अतीत बन चुका है, अतीत हो गया। उसमें से हम क्या सीख सकते हैं, वो चीज़ लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। राइट, दैट्स व्हाट आई थिंक। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सोचिएगा इसके बारे में, एंड कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से जब भी वक्त मिले तब इसके बारे में सोचिएगा और इसके बारे में एक कमेंट जो है वो ज़रूर कीजिएगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू थिंक अबाउट आवर हिस्ट्री। राइट, अब बात करते हैं हम इस विषय के बारे में, स्किल्स टू सक्सेस, सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडियाज आर्टिसंस। ये आर्टिकल आज के बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। आशीष कुमार चौहान साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है। विश्वकर्मा स्कीम, इससे पहले भी हमने इसके बारे में बात की थी, याद है? मैंने अपने मामा का एग्जांपल दिया था, याद आया? जो मेरे डॉक्टर मामा हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं, उन्होंने विश्वकर्मा स्कीम को लॉन्च किया, और ये स्कीम जो है ये 18 आर्ट्स और क्राफ्ट्स को सपोर्ट करेगी। और हमारे देश में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खास करके हमारे जो आर्टिसंस हैं। ट्रेडिशनली ये हुआ है कि मीन्स ट्रेडिशनल जो आर्टिसंस थे उनकी हिस्ट्री हम जानते हैं ना, कि ब्रिटिश राज के समय पर उनको डिस्ट्रॉय किया गया, और हमारे ये जो हस्तकार थे, ट्रेडिशनल आर्टिसंस जो थे, तो उनकी बहुत डिमांड थी। हैंडमेड चीज़ें जो हमारे देश में बनती थी, इट वाज द फाइनेस्ट। जनरेशन से उन चीज़ों को रिफाइन किया गया, और ये स्किल्स जो हैं वो अपने बच्चों को या फिर अपने शिष्यों को दी गई, और उसके बाद बहुत ही एक रिफाइंड चीज़ हो गई थी। आज जैसे जापान का नाम प्रिसीजन में आता है, वैसे उतनी प्रिसाइज चीज़ें एक समय पर हाथों से चीज़ें जो हैं वो हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो बनाया करते थे। उसके बाद ऑफ कोर्स जैसे ज़माने में चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो नई टेक्नोलॉजी आई, और नई टेक्नोलॉजी से ये पुरानी चीज़ें जो हैं वो फिर टिक नहीं पाई। लेकिन आज वक्त आ चुका है कि हम ये एक फ्यूजन जो है वो क्रिएट करें। तो ये जो स्कीम है, ये कारपेंटर्स, वीवर्स, कॉबलर्स और इसी के साथ दूसरे जो ऐसे लोग हैं, राइट, ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं, वैसे ऐसा काम आई मीन टू से कि जहाँ पर जो फिजिकल स्किल्स हैं, अपने हाथों का इस्तेमाल होता है प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। तो यहाँ पर और कैसे हम इनको रिफाइन कर सकते हैं, एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से हमें सोचना पड़ेगा। और मैं ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ पर इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे कारीगर जिसको हम कहते हैं ना, इतने अच्छे कारीगर हैं कि ये गुची, प्राडा और जो भी अलग अलग ब्रांड्स हैं ग्लोबल लेवल की, आप उनकी हिस्ट्री को देखेंगे तो उनकी शुरुआत भी ऐसा ही कुछ हुई थी। तो हम भी ऐसी ग्लोबल ब्रांड्स बना सकते हैं। जैसे आइकिया जो हैं, आइकिया नाम की एक कंपनी है स्वीडन की, ये फर्नीचर में बहुत आगे हैं। हमारे यहाँ पर कारपेंटर्स ऐसे हैं, वो उनसे भी अच्छा फर्नीचर बना सकते हैं। तो इनको ऐसे प्लेटफॉर्म पर ले जाने की ज़रूरत है। बहुत सारी जॉब्स भी जनरेट होगी, इसी के साथ साथ ये मदद ना मिलने की वजह से, पेट्रोनेज ना मिलने की वजह से, मार्केट ना मिलने की वजह से, कई बार क्रेडिट ना मिलने की वजह से ये बिजनेसेस जो हैं, ये प्रोफेशंस जो हैं वो डिक्लाइन होने लगे, और स्किल्स जो हैं वो डिक्लाइन होने लगी, और इनकी जो लेगेसी है वो भी अब ख़त्म होने की कगार पर है। तो ऐसा हमें नहीं होने देना है। विश्वकर्मा स्कीम जो है, इसका मेन लक्ष्य यही है कि ये सारी चीज़ों को हम रिवाइव करें, और लाखों लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को सस्टेनेबल लाइवलीहुड का मौका मिले। इनिशियली ये स्कीम जो है, तो इसमें 13,000 करोड़ रुपए जो है वो सरकार अलग से रखने वाली है। इसका आउटले इतना है, और लगभग 3 मिलियन जितने, यानी कि 30 लाख जितने जो आर्टिसंस हैं उनको माइक्रो क्रेडिट मिलेगी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE जब लॉन्च हुई ना, तो पहला ऐसा था कि जिनके पास पैसे थे, बड़े पैसे थे, ज़्यादा पैसे थे, वही लोग इन्वेस्ट कर पाते थे। लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लॉन्च होने के बाद डिजिटल ट्रेडिंग की शुरुआत हुई, और उसके बाद मैं, आप, हम सब, एवरी सिंगल पर्सन, अमिताभ बच्चन से लेकर मुझ तक, राइट, हम सब तक ये चीज़ होगी। ये एकदम इन्वेस्टमेंट जो है ना, इन्वेस्टमेंट की मार्केट बहुत डेमोक्रेटिक हो गई, कैपिटल मार्केट डेमोक्रेटिक हो गई, कि मेरे पास अगर महीने के 1,000 रुपये भी सेविंग होती है, तो ये 1,000 रुपये मुझे शेयर्स खरीदने हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो कर सकता हूँ। पहले ऐसा नहीं था। तो वैसे ही होपफुली ये विश्वकर्मा स्कीम जब आएगी, तो क्रेडिट और स्किल्स जो हैं उसमें ये डेमोक्रेटाइजेशन हमें देखने को मिलेगा, और कितने सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स जो हैं
वो जनरेट होंगे और फिर इनको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। हमारे देश में भी डोमेस्टिक अलग अलग जगहों पर एक्सपोर्ट हो सकता है और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट भी इसका हो सकता है, रीजनल एक्सपोर्ट भी हो सकता है। विश्वकर्मा स्कीम जो है उसमें बेनिफिशियरी को 3 लाख रुपए तक की लोन जो है वो 5% के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगी। स्किलिंग प्रोग्राम भी है, तो इसमें अगर आपको स्किल मीन्स आप ज्वाइन करेंगे तो आपको हर रोज़ 500 रुपीज़ पर डे का स्टाइफन जो है वो भी ट्रेनिंग के दौरान दिया जाएगा। तो यहाँ पर यह भी बात बताई गई है कि जो हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं ना, तो आत्मनिर्भरता जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि डिफेंस में ही हम अचीव कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता ग्रास रूट लेवल से ही अचीव की जा सकती है। मीन्स डिफेंस लेवल पर अगर कर रहे हैं दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन सिर्फ बड़े बड़े प्रोडक्ट्स या फिर बहुत ही महंगी जो चीज़ें हैं डिफेंस के प्रोडक्ट्स या फिर सैटेलाइट, इन सारी चीज़ों में आत्मनिर्भरता आएगी, उससे एक लिमिटेड इम्पैक्ट आएगा। ऑफकोर्स दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, लेकिन जब आप ग्रास रूट लेवल के लोगों को आत्मनिर्भर बनाएंगे तो पूरे देश में, पूरी इकोनॉमी में एक आत्मनिर्भरता जो है वो क्रिएट होगी, राइट। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन स्किल्स टू सक्सेस वाला टॉपिक। अब हम बात करते हैं इस विषय के बारे में, राइट। जीएम क्रॉप, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये, हिंदू का आर्टिकल है। ए जीएम क्रॉप डिसीजन दैट कट्स द मस्टर्ड, ये एक अंग्रेजी में ये यूज़ किया जाता है, राइट। कट्स द मस्टर्ड नाम की एक इडियम है, आप गूगल कीजिएगा इसको, आपको समझ में आ जाएगा। द एनवायरमेंटल रिलीज ऑफ जीएम मस्टर्ड DMH11 मार्क्स ए न्यू एरा इन सेल्फ रिलायंस एंड सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर इन इंडिया। ये रहा ये आर्टिकल। काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने, 3 एक्सपर्ट्स ने मिलकर ये आर्टिकल लिखा है, सुब्रत चक्रवर्ती, अश्विनी पारिक और KC बंसल, राइट। एज यू कैन सी इनकी पोस्ट आप देख लीजिए, राइट, पॉज करके। अब मैं ये नहीं पढ़ रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि अनुभवी लोगों ने ये आर्टिकल लिखा है। तो लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल। इस आर्टिकल में जीएम क्रॉप्स जो हैं उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्यों हमें जीएम को अडॉप्ट करना चाहिए, इसको एक्सपांड करना चाहिए, उसके बारे में चीज़ें हमें पढ़ने को मिल रही हैं। देखिए, क्लाइमेट चेंज जो है वो हो रहा है और इसकी इम्पैक्ट डायरेक्टली फूड प्रोडक्शन पर हो रही है, और फूड सिक्योरिटी को एड्रेस करने के लिए जीएम क्रॉप जो है ये बहुत ही एसेंशियल हैं। 2030 तक अगर हमें जीरो हंगर अचीव करना है तो दिस इज नॉट पॉसिबल विद ट्रेडिशनल क्रॉप्स, हमें जीएम क्रॉप्स का सहारा लेना ही पड़ेगा। ग्रीन रेवोल्यूशन जब हमारे देश में हुआ, हरित क्रांति जब हुई, तो उसका फायदा यह हुआ कि हमारे देश में फूड का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया। लेकिन आज हमारा प्रॉब्लम फूड प्रोडक्शन नहीं है, आज हमारा प्रॉब्लम जो है दैट इज न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, राइट। पेट भरने के साथ साथ जो चीज़ें हम खा रहे हैं वो उसमें न्यूट्रिशन भी होना चाहिए। बायोटेक जीएम क्रॉप्स जो हैं ये क्लाइमेट चेंज को फाइट करने में भी मदद करते हैं, क्योंकि ये क्लाइमेट रेजिस्टेंस भी बनाए जा सकते हैं और न्यूट्रिशन जो है इसमें भरपूर ऐड किया जा सकता है। यही इसका फायदा है कि आप इसको बेसिकली एडिट कर सकते हैं, राइट। 72 देशों ने जीएम क्रॉप्स को फूड, फीड और कल्टीवेशन में यूज किया। 56% डेवलपिंग देश और 44% डेवलप्ड देशों में इसका इस्तेमाल हो रहा है, और लगभग 1.95 बिलियन लोगों को इसका फायदा हुआ है। बीटी कॉटन हमारे देश में लगभग 20 सालों से चल रहा है, और जीएम जो है इसका इस्तेमाल फूड क्रॉप्स में भी होने लगा है। जीएम की वजह से $224.9 बिलियन का इकोनॉमिक गेन हुआ। 16 मिलियन फार्मर्स को इसका फायदा हुआ, और ये ज़्यादातर जो है ये डेवलपिंग देश के किसान हैं, और 25 ईयर से भी ज़्यादा वक्त, मीन्स 25 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है जीएम का फूड के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और सारी चीज़ें जो है, मीन्स पहले ये बताया जाता था कि इससे ये होगा वो होगा, लेकिन अभी तक की सारी चीज़ें जो है वो यही बताती है कि इट इज़ प्रूवन सेफ। अब हमारे देश की बात करें, एडिबल ऑयल जो हैं उसमें हम बहुत ही पीछे हैं। ऑयल का इस्तेमाल हर रोज़ होता है लेकिन प्रोडक्शन कम है। 60% जितना हम एडिबल ऑयल जितना हम यूज़ करते हैं ना, उसका 60% जितना हम इंपोर्ट करते हैं। और ख़ास करके मस्टर्ड जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमारे यहाँ पर मस्टर्ड में ऐसा है कि मस्टर्ड का जो यील्ड है, एक ज़मीन के टुकड़े पर जितनी मस्टर्ड हम उगा सकते हैं कंपेयर टू इंटरनेशनल लेवल बहुत ही कम है। तो मस्टर्ड का प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे देश के लिए अच्छा होगा, उतना ऑयल जो है वो हमें कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। और अभी कुछ समय पहले ही DMH11 जो हैं ये GM हाइब्रिड हैं, राइट, इसको लॉन्च किया गया। ये एक मस्टर्ड सीड है, मस्टर्ड वेराइटी है, धारा इसका नाम है, धारा 11 इसको कहते हैं।
और इससे ये फ़ायदा हुआ है कि पैदावार भी बढ़ी है और किसानों की इनकम जो है वो भी इंक्रीज़ हुई है। जीएम मस्टर्ड हाइब्रिड जो है ये बारनेस या फिर बार स्टार सिस्टम का इस्तेमाल करता है। इसमें क्या होता है कि जो मेल फर्टिलिटी होती है सीड की या फिर ये जो प्लांट की, तो उसको एक पेरेंट में से ये मेल फर्टिलिटी को हटाया जाता है और फिर उसकी जो ऑफस्प्रिंग आती है तो उसमें मेल फर्टिलिटी को ऐड किया जाता है। तो बेसिकली ये हर्बिसाइड टॉलरेंस बन जाता है, राइट, और प्रोडक्शन भी अच्छा है, यील्ड अच्छी है इसकी, राइट। और दूसरे एडवांटेजेस ऐसे हैं कि मॉइस्चर बचाता है, न्यूट्रिएंट्स इसमें हैं और वीड्स जो है वो भी उतने ज़्यादा इसमें उग नहीं पाते, कंट्रोल्स वीड्स एज वेल। तो दिस इज द मीन्स दिस आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ दिस DMH11। GEAC ने इसको अप्रूव भी कर दिया है, 25 अक्टूबर 2022 की बात है। और इसकी वजह से अब हमारे देश में इंजीनियरिंग रिसर्च जो है, जेनेटिक इंजीनियरिंग रिसर्च जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगी, राइट। और बारनेस या फिर बास्टा सिस्टम जो है इससे और ज़्यादा अच्छे हाइब्रिड्स हम उगा पाएंगे। मस्टर्ड जो है इससे किसानों की इनकम भी बढ़ेगी और जो हम 11 मिलियन टन जितना एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो इसमें भी एक रिडक्शन आएगा। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता हमें इसमें भी देखने को मिलेगी। तो हमें और कुछ ऐसे GM क्रॉप्स जो हैं उनको अप्रूव करने की ज़रूरत है, ऐसा ये आर्टिकल जो है वो हमें कहता है। आई होप चीज़ें क्लियर हैं आपको। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, misplaced mystery. Special session of parliament could have done with a lot less secrecy around it. 18 सितंबर से यानी कि मंडे से एक स्पेशल सेशन जो है पार्लियामेंट का वो स्टार्ट होने वाला है और ऑपोजिशन ने ये बताया कि हमारे साथ कंसल्ट नहीं किया गया, सरकार ने अपनी तरफ से ही चीज़ें जो हैं वो डिक्लेयर कर दी। जो पहले दिन का एजेंडा है तो उसमें यह है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं इनके रिक्रूटमेंट को लेकर, इनकी सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसको लेकर जो चेंजेस किए हैं उसमें पता है ना आपको कि प्राइम मिनिस्टर, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और पहले लीडर ऑफ ओपोजिशन हुआ करते थे, राइट। अब ये चीज़ हो चुकी है कि इसमें आई थिंक CJI को हटाया गया है और उनकी जगह पर एक कैबिनेट मिनिस्टर को ऐड किया गया है। तो बेसिकली मेजोरिटी विंस, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो तय करेंगे कि कौन बनेगा, और लीडर ऑफ अपोजिशन या फिर CJI भी अगर हैं तो उनका कोई उसमें कोई रोल जो है वो नहीं रहेगा, क्योंकि 3 लोग हैं और 3 में से 2 जो हैं वो तो सरकार के लोग हैं या फिर रूलिंग पार्टी के हैं। तो वही तय करेंगे कि हु विल बी द इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स, राइट। सो दिस इज द थिंग। फिर डिबेट ऑन पार्लियामेंट 75 ईयर जर्नी प्लान पॉसिबल फेयरवेल टू करंट सर्कुलर बिल्डिंग। ये जो बैकग्राउंड में आपको बिल्डिंग दिख रही है ना, पार्लियामेंट की बिल्डिंग, जिसको डिज़ाइन किया था सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन ल्यूटन्स ने। तो इस बिल्डिंग को अब टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है। लगभग 96 ईयर्स तक इसका हमने इस्तेमाल किया, सेंचुरी में सिर्फ 4 साल ही बाकी थे। और 1927 में, जनवरी 27 में वाइस रॉय लॉर्ड इरविन ने इसको लॉन्च किया था, इनोग्रेट, इसका उद्घाटन किया था। और ओरिजिनली इसका नाम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, ठीक है, ये पार्लियामेंट जो हमारी है उसका। तो अब नई ट्रायंगुलर बिल्डिंग जो है वो रेडी हो चुकी है सिंस में, लेकिन जुलाई और अगस्त वाला सेशन जो है वो भी हमने यहाँ पर नई बिल्डिंग में, जो नई बिल्डिंग बनाई है उसमें यूज़ नहीं किया है, हमने इसी पुरानी बिल्डिंग में यूज़ किया, तो उसके बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं है। एनीवेज, अब पार्लियामेंट जो है उसको मीन्स नई बिल्डिंग बना दी, चलो अब है नई बिल्डिंग, तो इट्स अ गुड थिंग। डेमोक्रेसी जो है इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल स्ट्रक्चर, राइट। सरकार ने अच्छी बात मीन्स अच्छा किया कि एक नई बिल्डिंग बनाई, राइट। मुझे इसका कोई खास विरोध नहीं है, लेकिन हम सबके लिए ये चीज़ समझनी इंपॉर्टेंट है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल स्ट्रक्चर्स, राइट। जो पार्लियामेंट है ना हमारी, चाहे नई बिल्डिंग हो, नई बिल्डिंग कुछ ऐसे दिखती है ना, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ है, राइट। ये एक रफ स्केच मैंने बनाया है। तो फिजिकल पार्लियामेंट और फिजिकल डेमोक्रेसी जो है वो यहाँ पर भले ही हो, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर डिबेट, डिसेंट, डिस्कशन, ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और एक बात याद रखिएगा कि जो भी पार्टी सरकार में होती है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओपोजिशन वाले अगर आपसे नाराज़ हैं तो उनको राज़ी करके, उनको मना कर
पार्लियामेंट तक लेकर आना, वहाँ पर डिस्कशन करना, डिबेट करना, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर इस जगह पर कांग्रेस की सरकार होती या फिर किसी दूसरे पार्टी की सरकार होती तो उनकी भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती। दिस इज़ द थिंग, ये एक प्राइज़ हर किसी को चुकानी पड़ती है। अगर आप एक पावरफुल पोजीशन पर है ना, तो ऐसा लगता है, जब पावर नहीं होता है तब ऐसा लगता है कि पावरफुल पोजीशन पर बैठेंगे तब ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब पावर मिलता है आपको तब आपको पता चलता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है और आपको फिर कंसेंसस से ही चीज़ों को आगे ले जाना पड़ेगा। ऐसा भले ही विचार रहे कि भाई रावण टाइप एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर रावण टाइप चीज़ें चले कि आप जो कहे वही फाइनल, ऐसा नहीं चलता है, राइट। लोग स्मार्ट हैं और लोग जो हैं उनकी भी डिमांड है, डेमोक्रेसी है, तो आपको लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये सबसे चैलेंजिंग अगर कोई चीज़ है पॉलिटिक्स की या फिर रूलिंग पार्टी के लिए, सत्ता में रहना है सरकार के लिए, ये सबसे चैलेंजिंग चीज़ होती है कि कैसे आप अपोजिशन के लोग जो हैं उनको आप ऑन बोर्ड लेकर आगे चलते हैं। And that's basically everything in today's discussion, my dear friends. Right, वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि कल संडे है तो कल ये वीडियो आपको नहीं मिलेगा। राइट, ये सीरीज़ जो है ये मंडे से सैटरडे तक चलने वाली सीरीज़ हैं। संडे जो है इट्स एन ऑफ। कोशिश करूँगा, मीन्स अगर वीडियो हो पाए तो कोई ना कोई वीडियो आपको मिल जाएगा, बना एज फार एज दिस पर्टिकुलर सीरीज इज कंसर्न ये ऑफ रहेगी। ठीक है, so enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.